हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल साहित्य ज्ञान धारा में। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। कवियों की श्रृंखला में आज हम लोग देखेंगे जायसी के बारे में। इनके बारे में जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो सब हम लोग देखेंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास को। जायसी के अमेठी निकट जायस के रहने वाले थे। जायसी अमेठी के निकट जायस के रहने वाले थे, इसलिए इनको जायसी कहा जाता है। बात करें इनके समय सीमा की तो जायसी का जन्म 1464 ईस्वी में माना जाता है और मृत्यु इनकी मानी जाती है 1542 ईस्वी में। जायसी भक्ति काल के निर्गुण प्रेम मार्गी काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। जायसी भक्ति काल के निर्गुण प्रेम मार्गी काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। आगे है, जायसी के गुरु शेख मोहिदी माने जाते हैं। इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी गुरुओं के बारे में भी पूछा जाता है, तो गुरु शिष्य की परंपरा को भी ध्यान में रखना जरूरी है। तो जायसी के गुरु शेख मोहिदी माने जाते हैं। जायसी द्वारा रचित पद्मावत 1540 ईस्वी अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। जायसी की पंक्ति सन 927 कथा आरंभ वैन कवि कहा के अनुसार पद्मावत का रचना काल 927 हिजरी संवत अर्थात 1520 ईस्वी है, लेकिन अधिकतर विद्वान इसका रचना काल 1547 ईस्वी मानते हैं। मंझन ने अपनी रचना मधुमालती में बताया है कि उसने मधुमालती की रचना पद्मावत से 5 वर्ष बाद 1545 ईस्वी में की। इस आधार पर पद्मावत का रचना काल 1504 ईस्वी माना जाता है। तो ध्यान रखेंगे, अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग समय माना गया है। आगे देखते हैं, जायसी की रचना अखरावट में देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सैद्धांतिक बातें कही गई हैं। जायसी ने आखिरी कलाम बाबर के शासन में लिखी थी। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। ध्यान रखेंगे, आखिरी कलाम में किसका वर्णन है? तो कयामत का वर्णन हुआ है। हरदेव बाहरी के अनुसार जायसी ने रत्नशेखर कथा के आधार पर ही पद्मावत की रचना की है। पद्मावत की मूल प्रतियों फारसी लिपि में मिली थी। फिर से देखते हैं इसको। हरदेव बाहरी के अनुसार जायसी ने रत्नशेखर कथा के आधार पर ही पद्मावत की रचना की है। पद्मावत की मूल प्रतियां फारसी लिपि में मिली थी। पद्मावत में वर्णित पात्र रत्नशेखर मन साधक का, पद्मावती बुद्धि का, तोता गुरु का, नागमती सांसारिक आकर्षण का और राघव चेतन शैतान का प्रतीक है। पद्मावत में कुल 57 खंड हैं। नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। तो सभी को पता है कि जो इनकी रचना पद्मावत है अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और इससे प्रश्न भी बनता है। तो पद्मावत में कुल खंडों की संख्या कितनी है? 57 है। नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। आगे बात करते हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल ने जायसी को भूमिपुत्र कहा था। ध्यान रखेंगे, वासुदेव शरण अग्रवाल ने जायसी को भूमिपुत्र कहा था। विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजेडी कहा है। विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजेडी कहा है। तो कभी कभी कथन भी पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखेंगे। तो जितने भी महत्वपूर्ण बातें हैं बस इसमें उन्हीं को शामिल किया गया है। आगे देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि कबीर ने भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी हुई थी। यह जायसी द्वारा पूरी हुई। पुनः देखेंगे इस कथन को, क्योंकि शुक्ल जी का कथन अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि
कबीर ने भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी हुई थी। यह जायसी द्वारा पूरी हुई। आगे देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को रूप लोभ की संज्ञा दी थी। तो ध्यान रखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को कौन सी संज्ञा दी थी? तो रूप लोभ की संज्ञा दी थी। आधुनिक स्रोतों से पता चला है कि एक और काव्य कान्हावत भी जायसी ने लिखा था। जायसी का प्रिय अलंकार हेतुत्प्रेक्षा है। बात की जाए अगर जायसी के प्रिय अलंकार की, तो वो है हेतुत्प्रेक्षा अलंकार। डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है कि सूफी कवियों एक ही कवि हैं, जायसी शेष लकीर के फकीर हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह क्या कहते हैं? डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है कि सूफी कवियों में एक ही कवि हैं, जायसी शेष लकीर के फकीर हैं। तो अत्यंत ही महत्वपूर्ण कथन है इनका, तो ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं जायसी की प्रसिद्ध पंक्तियों की। तो सबसे पहले है तन चित मन राउर कीन्हा, तन चित मन राउर कीन्हा। अगली पंक्ति है यह तन जारो छार के कहों की पवन उड़ावे, यह तन जारो छार के कहाँ की पवन उड़ावे। तो पंक्ति किसकी है? तो जायसी की है। पीयू सो कहो संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, सो धनी विरह जरी मुई, तेहिक धुआं हम लाग। तो यह भी पंक्ति किसकी है? तो जायसी की है। आगे बात करते हैं अगली पंक्ति की। आगे है मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी, नाही वे काहे छार भर मोठी। इनकी अगली पंक्ति की बात करें तो विक्रम धसा प्रेम के बारा, सपनावती कहाँ गयो पतारा। तो यह भी पंक्ति किसकी है? तो जायसी की है। बात करते हैं अगली पंक्ति की। सरवर तीर पद्मिनी आई, खोपा छोरी केस कुमलाई, सरवर तीर पद्मिनी आई, खोपा छोरी केस कुमलाई। अगली पंक्ति की बात करें तो शशि मुख अंग मलय गिरिबासा, नागिन झांपी लीन चौपासा, शशि मुख अंग मलय गिरिबासा, नागिन झांपी लीन चौपासा। तो ये जो है जायसी की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो जो भी बातें इसमें संकलित की गई हैं सारी की सारी ही महत्वपूर्ण हैं, तो सारी बातें ही ध्यान रखने योग्य हैं। अब बात कर लेते हैं जायसी से बनने वाले प्रश्नों की। तो उसको भी एक बार देख लेते हैं हम लोग, किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं जायसी के बारे में। तो आज का पहला प्रश्न है जायसी किसके समकालीन थे? आपके सामने ऑप्शंस हैं सिकंदर लोदी, शेर शाह सूरी, अकबर या फिर जहांगीर। तो सभी लोगों को पता है कि शेर शाह सूरी के समकालीन थे जायसी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे? आपके सामने ऑप्शंस हैं शेख मोहिदी, अबुल हसन, अमीर खुसरो या फिर हाजी बाबा। तो मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन माने जाते हैं? तो माने जाते हैं शेख मोहिदी। तो जो पहला वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल ही सही है। अगला प्रश्न है जायसी के काव्य की भाषा है। ऑप्शंस हैं परिष्कृत अवधि, ठेठ ग्राम्य अवधि, परिष्कृत ब्रजभाषा या फिर खड़ी बोली। तो जायसी के काव्य की भाषा ठेठ ग्राम्य अवधि भाषा मानी जाती है। अगला प्रश्न है जायसी की रचना पद्मावत में कड़वक पद्धति में चौपाई व दोहे का सही क्रम है। ऑप्शंस हैं 4 अर्धालियों के बाद एक दोहा, 5 अर्धालियों के बाद एक दोहा, 6 अर्धालियों के बाद एक दोहा या फिर 7 अर्धालियों के बाद एक दोहा। तो जायसी की रचना पद्मावत में जो कड़वक पद्धति में चौपाई व दोहे का सही क्रम है वह है 7 अर्धालियों के बाद एक दोहा। अगले प्रश्न की बात करते हैं जायसी की किस रचना में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांतों एवं तत्वों की बातें कही गई हैं। ऑप्शंस हैं पद्मावत में, आखिरी कलाम में, कहरनामा में या फिर अखरावट में। तो इसमें जो सही जवाब है वो है अखरावट में।
अगला प्रश्न है, जायसी पहले कवि हैं, सूफी बाद में। जायसी के संबंध में यह किसने कहा था? ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र ने, आचार्य शुक्ल ने, विजय देवनारायण शाही ने या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो जो इसमें सही जवाब है वह है विजय देवनारायण शाही ने। जायसी पहले कवि हैं, सूफी बाद में। जायसी के संबंध में यह किसका कथन है? तो विजय देवनारायण शाही का कथन है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जायसी द्वारा रचित पद्मावत किस भाषा का प्रथम महाकाव्य माना जाता है? ब्रज भाषा का, मैथिली भाषा का, अवधी भाषा का या फिर फारसी भाषा का? तो जो सही जवाब है उसमें वो है अवधी भाषा। अगला प्रश्न है, जायसी की किस रचना में कयामत का वर्णन है? ऑप्शन है पद्मावत में, आखिरी कलाम में, कहरनामा में या फिर अखरावट में। तो वो है आखिरी कलाम। इसमें जो सही उत्तर है वो है आखिरी कलाम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जायसी ने आखिरी कलाम किसके शासनकाल में लिखी थी? ऑप्शन है सिकंदर लोदी, बाबर, अकबर या फिर जहांगीर। तो जो इसमें सही जवाब है वो है बाबर। जायसी ने आखिरी कलाम बाबर के शासनकाल में लिखी थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। जो ही मुख देखा ते ही हंसा, सुनते ही आए आंसू, यह पंक्ति किस रचनाकार के बारे में कही जाती है? ऑप्शन है घनानंद, बोधा, जायसी या फिर देव। जो ही मुख देखा ते ही हंसा, सुनते ही आए आंसू। तो ये पंक्ति किस रचना के बारे में कही गई है, किस रचनाकार के बारे में कही है? तो वो है जायसी। इसमें जो सही जवाब है वो है जायसी। अगला प्रश्न है, किस विद्वान के अनुसार जायसी ने रतनशेखर कथा के आधार पर पद्मावत की रचना की थी? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरदेव बाहरी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या फिर आचार्य शुक्ल। तो जो इसमें सही जवाब है वो है हरदेव बाहरी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पद्मावत में वर्णित पात्र नागमती किसका प्रतीक है? सांसारिक आकर्षण का है, बुद्धि का है, गुरु का है या फिर साधक का है? तो पद्मावत में वर्णित पात्र नागमती सांसारिक आकर्षण का प्रतीक माना गया है। अगला प्रश्न है, पद्मावत काव्य में गुरु का प्रतीक है रत्नशेखर, नागमती, तोता या फिर पद्मावती? तो पद्मावत काव्य में गुरु का प्रतीक कौन माना गया है? तो वो माना गया है तोता। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने पद्मावत को रूप लोभ की संज्ञा दी है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र या फिर आचार्य शुक्ल। तो जो इसमें सही जवाब है वो है आचार्य शुक्ल। बढ़ते हैं प्रश्नों की श्रृंखला में अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने कहा था कि सूफी कवियों में एक ही कवि हैं, जायसी शेष लकीर के फकीर हैं? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र या फिर आचार्य शुक्ल। तो जो सही जवाब है वो है डॉक्टर बच्चन सिंह। अभी थोड़े टाइम पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था, इसके बारे में विस्तृत अध्ययन किया था। अब उसी से हम लोग प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पद्मावत की रचना कब हुई थी? आपके सामने ऑप्शन है 1540 ईस्वी, 1545 ईस्वी, 1379 ईस्वी या फिर 1503 ईस्वी। तो पद्मावत की रचना 1540 ईस्वी में हुई, सभी को पता है। अगला प्रश्न है, मंझन की रचना, मधुमालती की रचना पद्मावत से कितने वर्ष बाद हुई थी? 3 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद या फिर 9 वर्ष बाद? तो जो इसमें सही जवाब है वो है 5 वर्ष बाद। अगला प्रश्न है, पद्मावत में पद्मावती किसका प्रतीक है? सांसारिक आकर्षण का, बुद्धि का, गुरु का या फिर साधक का? तो पद्मावत में पद्मावती किसका प्रतीक है? तो बुद्धि का प्रतीक माना गया है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, पद्मावत में राघव चेतन किसका प्रतीक है? सांसारिक आकर्षण का, बुद्धि का, गुरु का या फिर शैतान का? तो पद्मावत में राघव चेतन शैतान का प्रतीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हरदेव बाहरी के अनुसार पद्मावत की मूल प्रतियां किस लिपि में मिली हैं? ऑप्शन है गुरुमुखी लिपि, देवनागरी लिपि,
गुप्त लिपि या फिर फारसी लिपि। तो हरदेव बाहरी के अनुसार पद्मावत की मूल प्रतियां किस लिपि में मिली हैं? तो वो है फारसी लिपि। इसमें जो सही आंसर है वो है ये चौथा वाला, फारसी लिपि। अगला प्रश्न है, पद्मावत में कितने खंड हैं? आपके सामने ऑप्शंस हैं 55 खंड, 56 खंड, 57 खंड या फिर 58 खंड। तो सभी को पता है कि पद्मावत में 57 खंड हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जायसी को किसने भूमिपुत्र कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, वासुदेव शरण अग्रवाल ने, राम वृक्ष वेनीपुरी ने या फिर राम कुमार वर्मा ने। तो जायसी को वासुदेव शरण अग्रवाल ने भूमिपुत्र कहा था। तो जायसी को भूमिपुत्र वासुदेव शरण अग्रवाल ने कहा था। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजेडी कहा है? आपके सामने ऑप्शंस हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, विजय देव नारायण शाही, राम वृक्ष वेनीपुरी या फिर राम कुमार वर्मा। तो जो इसमें सही उत्तर है वो है विजय देव नारायण शाही। अगला प्रश्न है, पद्मावत के किस खंड को हिंदी की अमूल्य निधि माना जाता है? ऑप्शन है नागमती संयोग खंड, नागमती वियोग खंड, पद्मावती वियोग खंड या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसमें नागमती वियोग खंड है वो जो है हिंदी की अमूल्य निधि माना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रेम के पीर के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शंस हैं कुतुबन, मंझन, जायसी या फिर उस्मान। अगला प्रश्न है, प्रेम के पीर के नाम से किसे जाना जाता है? कुतुबन, मंझन, जायसी या फिर उस्मान। तो सभी को पता है वो है मंझन। माफ कीजिएगा, मंझन नहीं जायसी हैं। प्रेम के पीर के नाम से किसे जाना जाता है? तो जायसी को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जायसी कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शंस हैं बांदा जिले के, अमेठी के निकट जायस के, दिल्ली के निकट सीही ग्राम के या फिर मथुरा के निकट जमनौत के। तो जो सही ऑप्शन है वो है अमेठी के निकट जायस के। अगला प्रश्न है, सूफी काव्य परंपरा के सिरमौर हैं। ऑप्शंस हैं कुतुबन, मंझन, जायसी या फिर उस्मान। तो जो इसमें सही जवाब है वो है जायसी। प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जायसी की अच्छे कीर्ति का आधार ग्रंथ है। ऑप्शंस हैं पद्मावत, आखिरी कलाम, कहरनामा या फिर अखरावट। तो जो सही जवाब है वो है पद्मावत। अगला प्रश्न है, वर्तमान में जायसी की कितनी रचनाएं उपलब्ध हैं? 1, 2, 3 या फिर 4। तो वर्तमान में जायसी की कुल 3 रचनाएं उपलब्ध हैं। तो इसमें जो सही जवाब है वो है तीसरा वाला। अगला प्रश्न है, सन 927 कथा आरंभ बैन कवि कहा पंक्ति किस रचना से ली गई है? आपके सामने ऑप्शंस है पद्मावत, आखिरी कलाम, कहरनामा या फिर अखरावट। तो जो सही जवाब है वो है पद्मावत। अगला प्रश्न है, यह किसने लिखा है कि पद्मावत पढ़ने से यह प्रकट हो जाता है कि जायसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम की पीर से भरा हुआ था? क्या लोक पक्ष में, क्या अध्यात्म पक्ष में, दोनों ओर उसकी गूढ़ता, गंभीरता और सरसता विलक्षण दिखाई देती है। तो अत्यंत ही महत्वपूर्ण कथन है। ऑप्शंस हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र या फिर आचार्य शुक्ल। तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जायसी ने अपने काव्य पद्मावत में किस तत्कालीन बादशाह की वंदना की है? ऑप्शंस हैं जहांगीर, सिकंदर लोदी, शेर शाह सूरी या फिर बाबर। तो जायसी ने अपने काव्य पद्मावत में शेर शाह सूरी की वंदना की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, नाहित काह छार भर मुठी, पद्मावत काव्य में यह कौन कहता है? ऑप्शंस है पद्मावती, हीरामन तोता, नागमती या फिर राघव चेतन। तो जो इसमें सही जवाब है वो है हीरामन तोता। अगला प्रश्न है, पद्मावत काव्य में परम सत्ता का प्रतीक है? पद्मावती, हीरामन तोता, नागमती या फिर राघव चेतन। तो जो इसमें सही जवाब है वो है पद्मावती।
अगला प्रश्न है, पीयू सो कहूँ संदेशड़ा हे भौरा हे काग पंक्ति के रचयिता हैं। ऑप्शन है कुतुबन, मंझन, जायसी या फिर उस्मान। पीयू सो कहूँ संदेशड़ा हे भौरा हे काग पंक्ति के रचयिता कौन है? तो वो हैं जायसी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छार उठाई लीन एक मुठी, दीन उड़ाई पृथ्वी झूठी। पद्मावत काव्य में यह पंक्ति किन के लिए आई है? रत्न सिंह के लिए, हीरामन तोता के लिए, नागमती के लिए या फिर राघव चेतन के लिए? तो जो इसमें सही जवाब है वो है रत्न सिंह। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने अपने आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ में जायसी के गुरु के नाम सैयद महिउद्दीन बताया है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र या फिर आचार्य शुक्ल। तो जो सही जवाब है वो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ में जायसी के गुरु का नाम सैयद महिउद्दीन बताया है। बढ़ते हैं प्रश्नों की श्रृंखला में अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस हिंदू कवि द्वारा लिखित प्रेमाख्यान है? किसी हिंदू कवि द्वारा लिखित प्रेमाख्यान है? आपके सामने ऑप्शंस है सत्यवती कथा, पद्मावत, चंदायन या फिर चित्रावली। तो किसी हिंदू कवि द्वारा लिखित प्रेमाख्यान कौन सा है? तो सभी को पता है सत्यवती कथा। अगला प्रश्न है, ईश्वर दास द्वारा रचित सत्यवती कथा की भाषा है? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या फिर अवहट्ट? तो सभी लोगों को पता है ईश्वर दास रचित जो सत्यवती कथा है उसकी भाषा अवधी है। तो आशा करती हूँ आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगे तो जो है लाइक कीजिएगा। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों तक मैं ऐसी ही वीडियोस पहुंचाती रहूं। तो आशा करती हूँ सभी लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी उपलब्ध कराने की कोशिश है एक छोटी सी। और मिलते हैं अगली क्लास में एक नए कवि के साथ, कुछ तथ्यात्मक जानकारी के साथ और कुछ प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम, नमस्कार।